हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 6वीं का सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे। उसमें का अध्याय 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। इसका यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ चुका है। तो इस पार्ट में हम यहाँ पर जेवियर की छोटी सी कहानी देखेंगे। जेवियर जो है उसका 10वीं में जो मार्क्स आता है उससे उसके माता पिता खुश नहीं होते हैं। और क्योंकि उसके पास 65% मार्क्स आते हैं और भौतिक शास्त्र में भी कभी कम नंबर आता है, तो उसकी मम्मी कहती है कि यह क्या किया जेवियर, तुमने इतना कम मार्क्स क्यों आया। तो जेवियर कहता है कि मम्मी, मुझे जो है गणित और विज्ञान पढ़ना पसंद नहीं है और मुझे इतिहास पढ़ना पसंद है जिसमें कि अच्छे नंबर आए हैं। पर उसके पापा कहते हैं कि इतिहास पढ़ के क्या होगा, उसका भविष्य नहीं है। तो जेवियर करता है कि लेकिन मुझे गणित और विज्ञान तो अच्छा नहीं लगता है। और उसकी मम्मी उसको समझाती है कि नहीं बेटा, जो है आप गणित ले लो और साथ में कंप्यूटर सीख लो, इससे कि जो है जल्दी ही नौकरी आपको मिल जाएगी। तो उसके बच्चे पर, जेवियर पर दबाव बनाते हैं उसके मम्मी पापा। ये होता है क्योंकि लड़कों को हमेशा जो है अच्छी नौकरी और अच्छे पैसा कमाने के लिए समाज और परिवार उस पर दबाव बनाते रहते हैं। आगे इनकी कहानी देखते हैं। जो रमाबाई है, ये 1858 से 1922 के बीच ये रहीं। और इन्हें जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी। इनके माता पिता से इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा था और संस्कृत पढ़ना इनको आता था, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई थी। और यह उपाधि पाना, पंडिता की उपाधि पाना उस समय के लिए उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि उसमें किसी को भी पढ़ने लिखने का अनुमति नहीं था। और वो जो है 1898 में जो है खेड़गांव के में एक मिशन स्थापित करी, जिसमें कि वो स्त्रियों को जो है आत्मनिर्भर बनना और पढ़ने लिखने के लिए उनको प्रेरित करी। और उनको कई चीज़ें बनाना, जैसे चीज़ें बनाना और छापा खाना में काम करना, ये सब सिखाई उन्होंने। और ये जो मिशन है अभी भी चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रमाबाई का जो मिशन है। तो विधवा महिलाएं और भी महिलाओं को उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देने का प्रयास किया। आगे जो है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड की उनका जो सपना था। इसमें रुकैया सखावत हुसैन जो है उर्दू पढ़ना और लिखना जानती थी। और उनको जो है बंगला और अंग्रेजी सीखने के लिए रोका गया था, क्योंकि बंगला और अंग्रेजी को ऐसी भाषा मानी जाती थी कि जो है नए विचार लेकर आती थी, जो कि वो ठीक नहीं समझा जाता था लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको दबा कर रखा जाता था। लेकिन रुकैया हुसैन जी ने जो है अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से जो है बंगला और अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया। और वो है आगे चलकर 1905 में जो है एक बहुत बड़ी लेखिका बनी और उन्होंने अंग्रेजी के अभ्यास कौशल के लिए एक कहानी लिखी। उनका जो सपना था उसको लिखा, और सुल्ताना का स्वप्न। और सुल्ताना का स्वप्न को उन्होंने लिखा लेडी लैंड नामक एक जगह पर पहुंची वो। और वहाँ पर जो है और लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का, काम करने का और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी उनके सपने में। और उन्होंने, उनके जो लेडीलैंड के सपने हैं उनमें वर्षा को रोकने की पावर थी महिलाओं में। वो हवाई कारें उड़ाती थी और पुरुषों के आक्रामक बंदूकों और युद्ध से अन्य अस्त्र शस्त्र को जो है महिलाओं के बुद्धि के सामने उन्होंने उनको हरा दिया। पुरुषों को उन्होंने हरा दिया और पुरुषों को जो है एक अलग थलग स्थान पर भेज दिया। और सुल्ताना जो है वो अपनी बहन सारा के साथ गई थी। उसमें सपने में उन्होंने देखा, तो जब वो उठी तो उनको पता चला कि ये जो है एक सिर्फ सपना है। और उस समय जब महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने जो यह सपना देखा कि लड़कियां जो है कार उड़ाएंगी और हवाई जहाज उड़ाएंगी तथा कार चलाएंगी, ये बहुत ही बड़ी उनकी सोच थी उस समय सपने में जो उन्होंने देखा था। रुकैया हुसैन जो है खुद शिक्षित हुई, लेकिन उनको उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। और उन्होंने जो है 1910 में कोलकाता में जो है लड़कियों के लिए स्कूल खोला और आज भी वो स्कूल कार्यरत है। तो महिलाओं के ये सब प्रयास रहे इतिहास में उनको अधिकार दिलाने के लिए। उसके आगे
वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, वर्तमान समय में तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, और फिर भी उनके शिक्षा में बहुत सा अंतर है। जैसे कि हर 10 वर्ष में जब जनगणना होती है, तो जनगणना के साथ साथ तो उनका आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए गए काम, इन चीज़ों का भी गणना होता है। और इस गणना के अनुसार 1961 में जो है पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ अपना नाम तक कम से कम लिख सकते थे, उनमें 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को जब किया गया जनगणना के अंतर्गत, जब उनका रिपोर्ट निकाला गया, तो उनको हमें पता चला कि जो है सिर्फ 40% ही शिक्षित लोग हैं, और उसमें से 15% जो है स्त्रियां हैं। 40% पुरुष है और सिर्फ 15% जो है स्त्रियां हैं। और उसी जनगणना के अंतर्गत जो है 2001 में जब फिर से जनगणना हुआ, तो लड़कों की संख्या में जो है वृद्धि हुई 76%, और महिलाओं की, स्त्रियों की संख्या में जो वृद्धि हुई वो सिर्फ 54%। इससे दोनों में वृद्धि तो हुई, लड़के और लड़कियों के शिक्षा स्तर में तो वृद्धि हुई, लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। और इन सब चीज़ों में भी जो सबसे कम पढ़े लिखों में दलितों, जिनको कि अनुसूचित जाति, और आदिवासियों, जिनको कि अनुसूचित जनजाति से बताया गया है, उनमें काफ़ी कम शिक्षा देखने को मिला। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है प्राथमिक 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में जो है सभी लड़के और लड़कियों की स्कूल छोड़ने का इस यहाँ पर दिखाया गया है संख्या, कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। फिर 6वीं से 8वीं और फिर 9वीं से 10वीं। इससे जो है पता चलता है कि जो गरीब परिवार के लड़के और लड़कियां होती है, उनको, उनमें जो है पढ़ाई और भी कम हो पाता है, वो स्कूल में ज़्यादा समय तक नहीं बिता पाती है समय। यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़के लड़कियों में जो है अधिक स्कूल छोड़ देते हैं, और क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं इसलिए। और जो मुस्लिम लड़कियां होती है, मुस्लिम लड़कियां तो और भी कम समय स्कूल में बिता पाती है। लगभग उनका जो औसत होता है 3 वर्ष तक ही वो लोग स्कूल बिता पाती हैं स्कूल में, जबकि अन्य समुदाय के बच्चे जो है कम से कम 4 वर्ष तक अपना समय स्कूल में बिता पाते हैं। इन लोगों के जो है स्कूल छोड़ने के कई सारे कारण हैं, जिसमें कि वो लोग को ना उचित स्कूल मिलता है, ना ही शिक्षक वहाँ पर उचित मात्रा में रहते हैं, और विद्यालय घर के पास नहीं होने के कारण उन लोग जाने में भी उनको असुविधा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 52 बच्चे माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़े, और शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो उच्च उच्च माध्यमिक स्तर है, 9वीं से 10वीं के बाद में बच्चे जो है ज़्यादातर स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि लड़कियों को तो इसलिए छोड़वा दिया जाता है कि वो लोग शादी करके अपना परिवार चलाएंगे, और उनको आगे पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोच रख के उनको स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों के लड़के लड़कियों, आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? तो ये कारण वही है कि वो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, आदिवासी लोग, अपने बच्चों को स्कूल भेजना। और दूसरा कारण, सबसे मुख्य कारण है वो उनके पास पैसे की कमी होती है, निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण ये लोग जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। उन लोग अपने बच्चों से खेतों में काम कराते हैं, या फिर कुछ और काम कराना पड़ जाता है उनको। इसलिए आगे जो है यहाँ पर दिया गया है कि वही चीज़ है कि बस और वैन की व्यवस्था नहीं होती है, उनको अत्यंत निर्धन होते हैं, और लड़कों को जो है प्राथमिकता दिया जाता है कि अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो परिवार अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लड़की को छोड़ के लोग लड़कों को पढ़ाने की प्राथमिकता देते हैं। और शिक्षक और सहपाठी द्वारा उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है, जो निम्न जाति के कहे जाते हैं, उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक लड़के और लड़कियों की जो औसत प्रतिशत है जो स्कूल छोड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने देने वाले बच्चों के आंकड़ों का जो है हमें तालिका में दंडारेख के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर 2 आरेख दिखाया गया है कि लड़के जो है 34% जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे, जहाँ पे यहाँ पर टेबल में ये वाला पहला वाला टेबल जो है
इसको हमको आरेख बनाकर दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि 34% बच्चे जो है लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 37% जो है लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती है। सॉरी, लड़के जो है सभी लड़कों में 34% लड़के स्कूल छोड़ते हैं और अनुसूचित जाति के जो लड़के होते हैं वो 37% स्कूल छोड़ देते हैं। उसी बात अगर लड़कियों की बात करें, ये पूरा लड़कियों का आंकड़ा है। यहाँ पर देखेंगे कि आप 29% लड़कियाँ, सभी लड़कियों में से 29% लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती है और जो अनुसूचित जाति के लड़के हैं वो 36% स्कूल छोड़ देते हैं और अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियाँ होती हैं वो करीबन 49% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये वाला जो है अनुसूचित जनजाति के लड़कों का है। तो इस तरह से हमको ये आरेख बना के देख सकते हैं कि हमें किस तरह से हमें एक डाटा प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। जाति के आधार पर जो है बच्चों की स्कूल छोड़ने की संख्या जो है अधिक है। उसके बाद है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्या है कि महिलाओं को अभी तक जो भी कानूनी सुधार उनके जीवन में हुआ है, हिंसा और स्वास्थ्य के लिए जो उनको अधिकार मिले हैं और जो महिला और लड़कियों के जीवन में जो बेहतरी हुई है उसके पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है, जिसे कि महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसमें ये जो परिवर्तन है अपने आप नहीं आया है, इन लोगों ने जो है महिलाओं ने एकजुट होकर उस पर आंदोलन किया, तब जाके परिवर्तन आए। और इसमें जो है बहुत सारी औरतें और महिला संगठन आपस में मिलकर इस आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं और मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं होती है जो कि इनको सफलता दिलाती है, जीवंत आंदोलन बनाती है वो लोग और लोगों में जो है चेतना जागृत करती हैं और भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए जो है रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इसमें से जो मुख्य कुछ रणनीति है उसमें से एक है कि अभियान चलाना। महिलाएं अभियान चलाती है भेदभाव और हिंसा के विरोध में। जैसे कि 2006 में जो है कानून बना जिसमें शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरुद्ध में कानूनी सुरक्षा जो है औरतों को दी गई। तो ये सब अभियान चलाने की वजह से उनको हुआ था, ठीक है, ये अधिकार उनको मिला था 2006 में कानूनी सुरक्षा का। उसके बाद में जो है और भी महिला आंदोलन के अभियानों के कारण जो है 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कार्य स्थानों और शैक्षणिक स्थानों पे जो है यौन प्रताड़ना के जो है सुरक्षा के लिए, महिलाओं के साथ जो है यौन प्रताड़ना होती है उससे सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। 1980 के दशक में भी जो है दहेज हत्याओं और उसके खिलाफ में बहुत सारा आवाज़ उठाया गया महिलाओं के द्वारा। उसके बाद यह जो चीज़ है जो दहेज हत्याएं हैं, ये जब किसी भी लड़की की विवाह होती है तो उसके मौत उनको उनको मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर उसके ससुराल वाले और पति के द्वारा कड़ी आलोचना की गई इस चीज़ों का और यह जो है एक सामाजिक मुद्दा बन गया। और उसके बाद में यह बताया गया कि भाई अपराधियों को जो कुछ नहीं हो पा रहा है वो लोग अपने आप सरेआम घूम रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर फिर सड़कों में बहुत ज़्यादा रैलियाँ वगैरह निकाली गई। फिर जो है ये जब बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया तो अखबारों में छाने लगा, कानून को बदलना पड़ा, जो दहेज से संबंधित जो कानून थे उसको सरकार को बदलना पड़ा और दंडित उसके बाद जो है ये कानून भी बनाया गया कि उनको जो है दंडित किया जाए जो दहेज की मांग करेंगे। इसका यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हो कि ये जो है अपनी बेटी का जो इनकी बेटी का दहेज के लिए हत्या कर दिया गया था और वो बहुत लंबे समय से उन फाइलों को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रही थी। वो अपनी बेटी का यहाँ पर फूल माला से जो है एक फ़ोटो रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो है मामले महिलाएं बहुत ज़्यादा इसको लेकर के जागरूकता फैलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और हो गया यहाँ पर कि वो लोग जागरूकता बढ़ाना, जिसमें कि महिलाएं जो है गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से सभी को जागरूक करती हैं कि जो महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है जो कि नहीं होना चाहिए करके विरोध करना, ठीक है।
अभियान चलाना, जागरूकता बढ़ाना, और उसके बाद में जो है एक चीज़, एक काम ये लोग ये करते हैं कि विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो कि जो महिला के हितों पर जब भी कोई उल्लंघन होता है किसी कानून अथवा नीति द्वारा, जो है उनको उनके हितों को नुकसान पहुँचता है, तब महिलाएं उसका विरोध करती है। उस कानून के विरुद्ध या फिर उस चीज़ों के विरुद्ध जो है अपना आवाज़ उठाती है और ध्यान खींचने के लिए रैलियां और प्रदर्शन करती है। और यह जो रैलियां और प्रदर्शन होता है बहुत ही असरकारी तरीका होता है इनका विरोध प्रदर्शन करने का, इसका नतीजा भी अच्छा आता है। नेक्स्ट में जो है बंधुत्व व्यक्त करना। महिलाएं जो है संगठित होकर अपना बंधुत्व को भी व्यक्त करती हैं। इसमें जो है अलग अलग जाति के लोग एक साथ आकर के सभी महिलाओं के हितों के लिए साथ देती हैं, आंदोलन करती हैं। तो ये सब जो है बंधुत्व के भावना के कारण ही हो पाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों की यादों को ताज़ा करने के लिए और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे जो है यहाँ पर देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं 14 अगस्त को बाघा में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हजारों महिलाएं इकट्ठे होकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो कि बंधुत्वता को प्रदर्शित करती है महिलाओं द्वारा किए गए इस काम से। हमारा जो चैप्टर है यह अभी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो प्रश्न है कि आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में क्या कर सकती है और क्या नहीं, इनके समाधान के अधिकार को, इसके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें जो है महिलाओं को पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है तो कि कौन सा काम करेंगे कौन सा नहीं। इसके लिए जो है उनको ज़्यादा शिक्षा उनको नहीं दिया जाता है। गांव में ही जितना शिक्षा उपलब्ध हो पाता है उतना ही दिलाते हैं, फिर जो है बाहर उनको पढ़ने जाने नहीं दिया जाता है, शहर नहीं भेजते हैं। ये इनके साथ भेदभाव हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि आज भी कई गाँवों में घूंघट प्रथा है और कम उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती है और चार दीवारी में वो लोग सीमित बनकर रह जाते हैं। अधिकांश परिवारों में लड़कियों को स्कूली शिक्षा और के बाद में उनका जो है शादी करा के जो है घर में ही फिर उनके जीवन का पूरा निर्वाह होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि कुछ अब अशिक्षित और जो रूढ़िबद्ध परिवार हैं वो लड़कियों को जो है क्या मानते हैं, पराया धन मानते हैं कि वो तो दूसरे के घर चले जाएंगे, और लड़कों को वंश चलाने वाला मानते हैं, और इसलिए जो है लड़कियों से जो है ज़्यादा बेहतर परवरिश लड़कों की वे परिवार वाले करते हैं। और कई सारे परिवार में जो है उनको जो है खास पढ़ाई लिखाई के बजाय जो है खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई कराना, ये सब घर की कामों को सिखाना लोग पसंद करते हैं, जिससे भी उनके साथ भेदभाव होता है। अगला जो दूसरा प्रश्न है कि कौन सा कारण, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राम सुंदरी देवी और रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो ये तीनों जो है एक अमीर परिवारों से थी और इनको सीखने में पढ़ाई करने में इसीलिए इन लोग को मदद मिला, क्योंकि अमीर परिवार के थी तो मेहनत करके इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया और इसके लिए इनको बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है कि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी जो रुचि नहीं है, और ये जो है प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है। तो अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। तो बालिकाओं को पढ़ाई छोड़ देना, उनको पढ़ाई की रुचि नहीं है ऐसा नहीं है। बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने का बहुत सारा कारण है। उसमें से जो पहला कारण है कि वो जो दलित आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां होती है जो अत्यंत गरीब परिवार से आती हैं और उनको उचित स्कूल और शिक्षक नहीं मिल पाते हैं,
और उनको लाने ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, बस वैन की सुविधा नहीं होती है। इसलिए जो है अभिभावक जो है उनके माता पिता जो हैं उनको स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। और दूसरा जो कारण है कि कुछ परिवार में जो है निर्धनता होने के कारण जो बच्चे हैं उसमें से सभी बच्चों को ना पढ़ा पाने के कारण सिर्फ लड़कों को पढ़ाना ही उन लोग उचित समझते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं, तो लड़कियां फिर पढ़ाई से वंचित हो जाती है। तीसरा जो कारण है कि स्कूलों में जो है जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है लड़कों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। तो उस स्थिति में भी बच्चे स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं, इसके वजह से उनका स्कूल छूट जाता है। यह भी एक कारण है, जो कि यह नहीं है कि स्कूल में लड़कियां पढ़ना की रुचि नहीं है। इन कारणों की वजह से उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के दो तरीके बता सकते हैं? महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं, इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए गए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसके विषय में तरीकों का उपयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे आप जो है इस चीज़ों पर रूढ़ियों को हटाएंगे। तो इसके लिए तो दो चीज़ें की जा सकती है। पहला तो ये चीज़ है कि औरतों के अधिकारों और उसके समाज में जो है उसके महत्व की जागरूकता फैलानी होगी और भेदभाव और हिंसा को मिटाना होगा। इसके लिए हम ये दो चीज़ें करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। इसका असर ये होगा कि हम जो है लोगों को समझा सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महिलाओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया, उनको नज़रअंदाज किया। और अभी जो सब कोई पढ़े लिखे हैं तो उनको इस संकीर्ण भावनाओं से निकलते हुए जो है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना चाहिए और एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जागरूकता फैलाते हुए, शिक्षा देते हुए ही हो सकेगी। हम यहाँ पर कुछ शब्द संकलन दिया हुआ है। रूढ़िवादी धारणा वही है जो कि किसी धर्म, क्षेत्र और इसी लोगों के आधार पर किसी को यह निर्धारित कर देना कि वह किसी विशेष काम के लिए बना हुआ है, दूसरा काम वो कर नहीं सकता, इसी को है रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। और भेदभाव यहाँ पर देखो, तो भेदभाव में जैसे कि हम किसी के साथ अगर अलग थलग व्यवहार करते हैं, उसके साथ भेद करते हैं पूर्वाग्रहों के आधार पर, उसके धर्म और उसके रंग रूप के आधार पर, तो उसी को भेदभाव कहते हैं। और उल्लंघन मतलब किसी का अपमान करना, किसी कानून को तोड़ना, और इसी को जो है उल्लंघन कहते हैं। और यौन प्रताड़ना क्या होता है? यौन प्रताड़ना किसी औरत की इच्छा के विरुद्ध में जो है उससे शारीरिक और मौखिक रूप से जो है उससे यौन वार्तालाप करना, उसको ही यौन प्रताड़ना कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ है। अगला अध्याय जल्दी ही लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।